स्पीशीज जो साइबेरिया के -40 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर लेती है। और वही स्पीशीज सहारा डेजर्ट के +50 डिग्री सेल्सियस में भी थ्राइव करती है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये सब ह्यूमन अडेप्टेशन का कमाल है। बिल्कुल। डिड यू नो कि हमारी बॉडी और हमारा कल्चर दोनों मिलकर हमें इस प्लेनेट के अल्टीमेट सुपर सर्वाइवर्स बनाते हैं? और अगर आप भी ऐसे ऑसम फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो एक सेकंड रुकिए और जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ट्रस्ट मी, यू वोंट रिग्रेट इट। एग्जैक्टली और आज हम एक जबरदस्त एडवेंचर पर जा रहे हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट होगी ह्यूमन इकोलॉजी के बेसिक से। हाँ, जहां हम समझेंगे कि अडेप्टेशन आखिर है क्या। फिर हम हाई अल्टीट्यूड की थिन एयर में जीना सीखेंगे और उसके बाद हॉट क्लाइमेट्स में कूल रहने के सीक्रेट्स डिस्कवर करेंगे। उसके बाद हम थर्मोरेगुलेशन के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स जैसे ब्राउन फैट और व्हाइट फैट को समझेंगे। फिर आएगा कोल्ड और डाइट के अडेप्टेशंस का नंबर। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिक एडवेंचर। ऑलराइट, Topic name: Human Ecology and Introduction. ब्रॉड माइक्रो थीम। Understanding how humans adapt biologically and culturally to diverse environments. चलो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन अडेप्टेशन। So what exactly is human ecology? बेसिकली ये इस बात की स्टडी है कि हम यानी होमो सेपियंस पूरी दुनिया के हर कोने में हर तरह के एनवायरनमेंट में जीना कैसे सीख पाए। और इसका सीक्रेट सिर्फ हमारे जीन्स में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली सीक्रेट हमारे कल्चरल एवोल्यूशन में है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है? ऑफ कोर्स, सोचो आग यानी फायर का इस्तेमाल। फायर कोई जेनेटिक इन्वेंशन तो नहीं थी, राइट? नहीं, वो तो एक डिस्कवरी थी। एग्जैक्टली, इट वाज अ मैसिव कल्चरल इन्वेंशन। इस एक डिस्कवरी ने हमें ऐसी जगहों पर सर्वाइव करने में हेल्प की जहां पहले जाना इम्पॉसिबल था। क्या बात है, यही है कल्चरल एडजस्टमेंट का सुपर पावर। एकदम। सो लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस। इंट्रोडक्शन। ह्यूमंस, हम बाकी एनिमल्स से फंडामेंटली डिफरेंट है। कैसे? सोचो, एक चिड़िया घोंसला बनाती है पर वो उसका इन्नेट मतलब जेनेटिक बिहेवियर है, उसने कहीं से सीखा नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग में है। अच्छा, हमारा बिहेवियर इट्स मोस्टली नॉन जेनेटिक और लर्नड। समझे। हाँ, मतलब हमारा सर्वाइवल सॉफ्टवेयर बेस्ड है, हार्डवेयर बेस्ड नहीं। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड, ये जो लर्नड बिहेवियर है यही तो कल्चर है। इट्स इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक पास होती है। और इसी ने हमें एक ऐसी अडेप्टेबल एबिलिटी दी है जो किसी और स्पीशीज के पास मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली कूल, द कोर लॉजिक। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। हम बहुत तेजी से पूरे ग्लोब पर फैल गए हर तरह के इकोलॉजिकल हैबिटेट्स में। सेकंड, कल्चरल एवोल्यूशन। टूल्स, फायर, क्लोथिंग, ये सब कल्चरल एडेप्टेशंस हैं जिन्होंने हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को एक तरह से सुपरचार्ज कर दिया। एंड थर्ड, एंड दिस इज अ की कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। यस, हमारे जीन्स में एक रिएक्शन रेंज होता है। इसका मतलब है कि एक ही जेनेटिक ट्रेट अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह से एक्सप्रेस हो सकता है, ताकि सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमम हो। इट्स लाइक हैविंग अ जेनेटिक टूल किट विद मल्टीपल सेटिंग्स। वाओ। सो व्हाट्स द रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस? इम्पैक्ट तो यही है कि इस ड्यूअल एडेप्टेशन मतलब बायोलॉजिकल प्लस कल्चरल की वजह से ही हम एक्सट्रीम कोल्ड से लेकर एक्सट्रीम हीट तक हर जगह सर्वाइव कर पाते हैं। इट्स अ रियल सुपर पावर। बिल्कुल। Conclusion: In short, human survival is a powerful mix of genetic flexibility and, more importantly, a vast, ever-growing library of cultural knowledge. तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें, एनिमल एडेप्टेशन इज मोस्टली जेनेटिक हार्डवेयर, While human adaptation is largely cultural software that we can constantly update. दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी। पर उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हार्डवेयर यानी जीन्स का भी तो रोल है, राइट? जैसे वो रिएक्शन रेंज वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, बिल्कुल। जीन्स हमें एक मेन्यू कार्ड देते हैं जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज लिखी होती हैं। और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि हम उस मेन्यू से कौन सी डिश ऑर्डर करेंगे। सही पकड़ा। वाओ। सो इसका मतलब इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन यानी कल्चर हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे टूल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कुड से दैट। बिकॉज टूल्स कैसे बनाने हैं, उन्हें यूज कैसे करना है, ये इन्फॉर्मेशन ही तो कल्चर है। द टूल इज यूजलेस विदाउट द नॉलेज। माइंड ब्लोइंग। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। Human adaptation is a combination of genetic potential and cultural evolution. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हमारा सर्वाइवल जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स और कल्चरल लर्निंग दोनों पर डिपेंड करता है। Okay, now for a super important distinction. Topic name: acclimatization versus adaptation. ब्रॉड माइक्रो थीम: डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टेम्पररी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स एंड परमानेंट जेनेटिक चेंजेस। तो acclimatization 2 तरह के होते हैं। Acclimatization, ये एक टेम्पररी फिजियोलॉजिकल चेंज है जो एनवायरनमेंट बदलने पर रिवर्स हो जाता है। और एडेप्टेशन? Adaptation on the other hand एक परमानेंट जेनेटिक चेंज है जो जनरेशंस तक चलता है। याद रखना, दिस इज की। इसका परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है मेलानिन, अ पिगमेंट जो हमारी स्किन को कलर देता है। हाँ, टैनिंग वाला एग्जांपल, राइट? एग्जैक्टली। फॉर एक्लिमेटाइजेशन, जब आप धूप में जाते हैं आपकी स्किन टैन हो जाती है। ये टेम्पररी मेलानिन इंक्रीज है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और वापस छांव में आने पर अ फ्यू वीक्स के बाद टैन चला जाता है। दिस इज स्पीशीज वाइड, सबके साथ होता है। एंड फॉर एडेप्टेशन, इक्वेटोरियल रीजन्स में रहने वाले लोगों की स्किन नेचुरली डार्क होती है। ये उन्हें हार्मफुल यूवी रेस से परमानेंटली प्रोटेक्ट करता है। और आर्कटिक रीजन्स में लाइट स्किन होती है ताकि वो कम सनलाइट में भी जरूरी विटामिन डी अब्सॉर्ब कर सकें। और ये एक परमानेंट जेनेटिक ट्रेट है जो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन। कई बार इन दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है और मेलानिन इज द परफेक्ट केस स्टडी। बैकग्राउंड: स्किन कलर, एडेप्टेशन और एक्लिमाइटेशन दोनों का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो ह्यूमन बायोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। कोर लॉजिक: acclimatization involves the whole genetic system working together.
It's a temporary physiological process. For example, high altitude पर जाते ही body का red blood cell count बढ़ना या tanning. And adaptation involves just one or a few genes. It's a permanent structural or physiological change, जैसे tropical populations में naturally dark skin color. और इन दोनों के ऊपर एक तीसरी लेयर भी है, cultural adjustment. चीजें जैसे हमारा डाइट, ड्रेस, रिचुअल्स, जो हम अपने एंसेस्टर्स से सीखते हैं. Real world impact. इस डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कुछ ट्रेड्स हम टेम्पररी गेन करते हैं और कुछ हमारी जेनेटिक लेगेसी का हिस्सा है. Conclusion. So human response to the environment is like a three-layer cake. A quick, instant physiological reaction, जिसे हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, एक super long-term genetic change, यानी एडेप्टेशन, और एक smart learned response. कल्चर. Wow. वेट, तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन फ्रॉम अ कोल्ड क्लाइमेट से लंदन ट्रॉपिकल एरिया जैसे मुंबई में शिफ्ट होता है, उसकी स्किन टैन होगी, ये एक्लेमेटाइजेशन है. हाँ, बट उसके बच्चों की स्किन नेचुरली डार्क नहीं होगी. बिल्कुल सही, क्योंकि टैनिंग एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जेनेटिक चेंज नहीं. जेनेटिक चेंज रिक्वायर्स मेनी जनरेशंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू बिकम परमानेंट. आपका टैन आपके डीएनए को नहीं बदलता. अच्छा. तो कल्चरल एडजस्टमेंट का एक और एग्जांपल दे सकते हैं? जरूर. डेजर्ट में लोग लूज फुल बॉडी क्लोथिंग पहनते हैं. ये एक कल्चरल एडजस्टमेंट है टू डील विद एक्सट्रीम हीट एंड सन. उनकी बायोलॉजी ने उन्हें ये कपड़े नहीं दिए, उनके कल्चर ने दिए. Cool ना? तो human adaptation is really like that three-layer cake. Genes, acclimatization, and culture. I love that analogy. It makes it so easy to remember. So practice saying this. Acclimatization is temporary and physiological. Adaptation is permanent and genetic. Mini recap. In short, tanning is acclimatization, while naturally dark or light skin is a genetic adaptation. चलो अब जमीन से ऊपर ऊंचाइयों पर चलते हैं. Topic name: Adaptation to high altitude. Broad micro theme. Exploring the biological adjustments our bodies make to survive in low oxygen environments. Okay, let's start with what happens to most of us. Acclimatization. The body's emergency response. High altitude पर atmospheric pressure कम होता है. इससे हवा में ऑक्सीजन कम नहीं होती, बट हमारे लंग्स में उसका आना मुश्किल हो जाता है. जिससे टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है. इस हाइपोक्सिक कंडीशन से डील करने के लिए बॉडी जो टेम्पररी चेंजेस करती है, उसे एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं. बिल्कुल. जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनाली, तो शुरू के 1-2 दिन सांस फूलती है, थकान होती है. हाँ, हेडेक भी होता है. राइट, बट आफ्टर अ फ्यू डेज यू फील मच बेटर. ये आपकी बॉडी का एक्लेमेटाइज होने का प्रोसेस है. It's your body being smart. Let's discuss this fascinating process. Introduction. High altitude survival is all about one thing. Getting more oxygen to your tissues. Exactly. और बॉडी इसके लिए एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी यूज करती है. बैकग्राउंड. ये चेंजेस इमीडिएट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब विद इन अ सिंगल लाइफ टाइम हो सकते हैं, शोइंग जस्ट हाउ डायनामिक आवर फिजियोलॉजी इज. Core logic step by step. ये एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स है. नंबर 1, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट. ये पहला और इंस्टेंट रिस्पॉन्स है. हाइपोक्सिया हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है और ब्रीदिंग रेट 65% तक बढ़ जाता है. Eventually, it can increase 5-fold. नंबर 2, इंक्रीज्ड आरबीसीज एंड हेमोग्लोबिन. दिस इज अ स्लो बट पावरफुल प्रोसेस. किडनीज एक हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती हैं, जो बोन मैरो को रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ाने का सिग्नल देता है. हेमोग्लोबिन 15 ग्राम mdl से 22 mdl तक जा सकता है. बेसिकली बॉडी ऑक्सीजन कैरी करने वाले ट्रक्स का प्रोडक्शन बढ़ा देती है. नंबर 3, इंक्रीज्ड लंग सर्फेस. ज्यादा ब्रीदिंग से लंग वॉल्यूम बढ़ता है, अलाउइंग मोर ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू द ब्लड. नंबर 4, इंक्रीज्ड टिश्यू ब्लड सप्लाई. हार्ट का आउटपुट बढ़ता है और न्यू कैपिलरीज ग्रो करती हैं, ताकि हर एक टिश्यू तक ब्लड सप्लाई आसानी से हो. नंबर 5, सेल्यूलर एक्लेमेटाइजेशन. सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी फैक्ट्रीज और एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, ताकि जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज हो सके. एंड नंबर 6, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. बॉडी में 2,3-DPG नाम का एक कंपाउंड बनता है जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को किक आउट करके सीधा टिश्यूज को दे देता है. सो ऑक्सीजन डिलीवरी बिकम्स सुपर एफिशिएंट. वाओ. रियल वर्ल्ड इंपैक्ट. ये सारे चेंजेस माउंटेनियर्स और टूरिस्ट को हाई एल्टीट्यूड्स पर आसानी से सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. इनके बिना एल्टीट्यूड सिकनेस फेटल हो सकती है. कंक्लूजन. एक्लेमेटाइजेशन एक ब्यूटीफुली कोऑर्डिनेटेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को हर लेवल पर बूस्ट करता है, लंग से लेकर इंडिविजुअल सेल्स तक. इट्स लाइक अ फुल बॉडी अपग्रेड. सो ब्रीदिंग रेट इमीडिएटली बढ़ता है, पर आरबीसीज बढ़ने में टाइम लगता है. इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ बिल्कुल. ब्रीदिंग एक नर्वस रिस्पॉन्स है. इट्स इंस्टेंट लाइक फ्लिकिंग अ स्विच. पर आरबीसीज प्रोड्यूस करना एक हार्मोनल प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स बनाने पड़ते हैं. अच्छा. It's like the difference between shouting for help and building a new factory. One is fast, the other is slow, but more sustainable. एंड ये 2,3-DPG वाला मैकेनिज्म, इज दिस समथिंग स्पेशल फॉर हाई एल्टीट्यूड या लो लैंडर्स में भी होता है? Great question. ये सब में होता है, but high altitude पर इसका production significantly बढ़ जाता है to make oxygen delivery to tissues hyper efficient. It's like a turbo boost for your cells. So in simple terms, the body doesn't just try to get more oxygen. It also becomes much better at using the oxygen it has. That's so cool, na? Exactly. Efficiency becomes the name of the game. Practice explaining this to a friend. At high altitude, I breathe faster, my body makes more red blood cells, and my cells get better at using oxygen. Mini recap. In short, acclimatization is the body's multi-step temporary upgrade to handle low oxygen. But acclimatization temporary hai. What about a permanent solution? Topic name: Adaptation, the genetic blueprint for high altitude living. Broad micro theme.
Understanding the permanent, inherited traits of populations living at high altitudes for generations. जो लोग परमानेंट हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं जैसे एंडीज माउंटेन्स या हिमालयाज में उनकी बॉडीज में टेम्पररी चेंजेस नहीं बल्कि परमानेंट जेनेटिक चेंजेस होते हैं इन्हें adaptations कहते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल द शर्पाज ऑफ नेपाल वो लोग एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स पर जहां हम सांस नहीं ले पाते वहां बिना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के काम कर सकते हैं वो तो सही में सुपर हीरोज हैं माउंटेन्स के. बिल्कुल ये उनकी जेनेटिक एडेप्टेशन है सिर्फ एक्लेमेटाइजेशन नहीं Introduction. Generations तक हाई altitude पर रहने से ह्यूमन पॉपुलेशंस ने कुछ अमेजिंग परमानेंट ट्रेट्स डेवलप किए हैं. बैकग्राउंड ये एडेप्टेशंस शो करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे हमारे जेनेटिक मेकअप को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शेप कर सकता है. दिस इज एवोल्यूशन इन एक्शन. कोर लॉजिक की एडेप्टेशंस नंबर 1. इंक्रीज्ड चेस्ट साइज. हाईलैंडर्स का चेस्ट साइज बड़ा होता है जिससे उनकी वेंटिलेशन कैपेसिटी टू बॉडी मास रेशियो हाई होता है. मतलब बिगर लंग्स फॉर देयर बॉडी साइज एक्सेप्शन शेरपास उनके ब्लड में अलग कॉम्पेंसेटरी एडेप्टेशंस हैं नंबर 2. डिक्रीज्ड बॉडी साइज. एक स्मॉलर बॉडी मास का मतलब है आपको ओवरऑल कम ऑक्सीजन चाहिए, सो इट्स मोर एफिशिएंट. नंबर 3 स्मॉलर बेबीज लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में एक लार्ज फीटस को सपोर्ट करना डिफिकल्ट होता है इसलिए बेबीज छोटे पैदा होते हैं. Number 4. Enlarged heart, especially the right side of the heart, to pump more blood to the lungs for oxygenation. एंड नंबर 5 हीमोग्लोबिन कैपेसिटी द रियल सुपर पावर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन उनका हीमोग्लोबिन लो ऑक्सीजन प्रेशर पर भी हवा से एफिशिएंटली ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है. It's like a magnet for oxygen. और इसका सीक्रेट है fetal HB, यानी HbF. अच्छा हाईलैंडर्स में fetal हीमोग्लोबिन मतलब बेबी हीमोग्लोबिन अडल्ट लाइफ में भी एक्टिव रहता है. इसमें अडल्ट हीमोग्लोबिन HbA की बेटा चेन्स की जगह गैमा चेन्स होती हैं. और इन गैमा चेन्स की ऑक्सीजन से अफिनिटी मतलब चिपकने की पावर बहुत ज्यादा होती है. समझे? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये अडेप्टेशंस हाईलैंडर्स को एक ऐसा बायोलॉजिकल एडवांटेज लेते हैं जो लोलैंडर्स वीक्स या मंथ्स में भी अचीव नहीं कर सकते. कंक्लूजन परमानेंट हाई एल्टीट्यूड लिविंग isn't just about trying harder, it's about having a fundamentally different biological toolkit shaped by thousands of years of evolution. वेट तो हम सब में पैदा होने पर HbF होता है पर लोलैंडर्स में वो पैदा होने के बाद स्विच ऑफ हो जाता है. Exactly. In highlanders, the low oxygen pressure in the environment acts as a signal to the body to not shut off that gene. It's a classic example of genetics and environment interacting. वाओ. तो शेरपाज जिनका चेस्ट साइज बड़ा नहीं होता उनमें क्या अलग है? आर दे प्लेइंग अ डिफरेंट गेम? They are. उनके ब्लड में अलग कॉम्पेंसेटरी एडेप्टेशंस है जो उन्हें ऑक्सीजन यूज करने में इवन मोर एफिशिएंट बनाते हैं. रिसर्च अभी भी चल रही है बट इट सीम्स दे हैव अ मोर एफिशिएंट सेलुलर मेटाबॉलिज्म. They are masters of oxygen efficiency. So it's not just one solution for high altitude, but different populations found different genetic paths to solve the same problem. That's fascinating. Yes, it shows there's more than one way for evolution to find a solution. It's like different teams of engineers designing different engines for the same purpose. Practice saying this. Highlanders have genetic adaptations like larger chests and special hemoglobin HbF with gamma chains for better oxygen affinity. Mini recap. In short, Highlanders are genetically wired for low oxygen life, especially through their unique hemoglobin. Now for a modern, mind-bending twist. Topic name: The Ayurveda Genomics Link. Broad micro theme. Connecting ancient Ayurvedic concepts of body types to modern genetic research on high altitude adaptation. एक recent Indian research ने high altitude adaptation को Ayurveda के traditional concepts यानी प्रकृति से लिंक किया है. It's a new field called Ayurgenomics. Ancient wisdom meets modern science. Real life example. CSIR IGIB न्यू दिल्ली के साइंटिस्ट्स मिताली मुखर्जी और भावना पराशर ने 2016 में ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पब्लिश की. उन्होंने त्रिसूत्रा नाम का एक यूनिट भी बनाया है इस फील्ड में आगे रिसर्च के लिए. इंट्रोडक्शन. ये एक कटिंग एज फील्ड है जो हजारों साल पुरानी विजडम को मॉडर्न जेनेटिक्स से जोड़ती है. बहुत कूल है ना? बिल्कुल. बैकग्राउंड. आयुर्वेदा में बॉडी टाइप्स को 3 दोषाज में क्लासिफाई किया जाता है: वाता, पित्ता एंड कफा. साइंटिस्ट ने देखा कि क्या इन ट्रेडिशनल टाइप्स का कोई रियल जेनेटिक बेसिस है. एंड व्हाट डिड दे फाइंड? कोर लॉजिक. द जीन. उन्होंने पाया कि हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों में EGLN1 जीन जो एक क्रूशियल ऑक्सीजन सेंसर है बहुत एक्टिव होता है. द आयुर्वेदिक लिंक. इंटरेस्टिंगली ये लोग लार्जली पित्ता प्रकृति के होते हैं. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पित्ता दूषा मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है. अच्छा, तो दोषास को सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं. Of course, Vata governs kinetics, मतलब movement. Pitta is responsible for metabolism and energy, and Kapha is responsible for structure and stability. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. ये रिसर्च ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को एक साइंटिफिक वैलिडेशन दे सकती है और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के नए रास्ते खोल सकती है. Conclusion: Ayurgenomics suggests that ancient classifications of body types weren't just philosophy; they might have a real, measurable genetic correlation. तो व्हाट यू आर सेइंग इज जिनकी पित्ता प्रकृति है उनका EGLN1 जीन नेचुरली हाई एल्टीट्यूड के लिए बेटर अडैप्टेड हो सकता है. Yes, that's the correlation they found. It's a new and incredibly exciting area of research. It suggests that ancient observers were noticing patterns that we are only now able to explain with genetics. वाओ. क्या इसका मतलब है कि इन द फ्यूचर हम आयुर्वेदा से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन हाई एल्टीट्यूड पर बेटर परफॉर्म करेगा? Potentially, yes, पर अभी ये बहुत early stage में है. It's more about understanding the fundamental link right now, not for making predictions just yet.
but the possibility is there. So this Trisutra unit will explore more such links between Prakriti and genes for other conditions too? That's the goal, to build a bridge between these two worlds of knowledge. That is just incredible. It feels like we are rediscovering forgotten science. Absolutely. Practicing this, Ayurgenomics links the Pitta dosha with the active EGL1 oxygen sensor gene in high-altitude populations. Mini recap. In short, modern science is finding genetic links to ancient Ayurvedic concepts like Prakriti. ओके, एल्टीट्यूड से नीचे आते हैं और सीधा गर्मी में जंप करते हैं. टॉपिक नेम एडेप्टेशंस टू हीट. Broad micro theme. How our bodies and cultures have evolved to deal with life in hot climates. लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ हीट एडेप्टेशन. ह्यूमंस ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट्स में इवॉल्व हुए हैं, इसलिए हम मॉडरेट हीट से 30 डिग्री सी ±5 डिग्री सी आराम से टॉलरेट कर लेते हैं. प्रॉब्लम 35 डिग्री सी के ऊपर आती है. बॉडी अपने हीट लोड को दो मेन तरीकों से मैनेज करती है, रेडिएशन और स्वेटिंग. रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. गर्मियों में हमें पसीना आता है. जब वो पसीना हमारी स्किन से इवेपोरेट होता है तो वो अपने साथ हीट ले जाता है और हमारी स्किन ठंडी हो जाती है. ये बॉडी का नेचुरल बिल्ट इन एयर कंडीशनर है. इंट्रोडक्शन. हीट से डील करने के दो मेन बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्लाइमेट हॉट ड्राई है या हॉट ह्यूमिड. बैकग्राउंड. ये स्ट्रैटेजीज कुछ बेसिक बायोलॉजिकल रूल्स फॉलो करती हैं जो बॉडी के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो से रिलेटेड हैं. इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स. कोर लॉजिक. फर्स्ट, थर्मल ग्रेडियंट इन हॉट ह्यूमिड एरियाज. ओशियानिक आइलैंड्स जैसी हाई ह्यूमिडिटी वाली जगहों पर स्वेटिंग अकेले काम नहीं करती क्योंकि हवा में ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है कि पसीना इवेपोरेट नहीं होता. तो फिर एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन. यहाँ के लोगों का स्टैचो शॉर्टर होता है. एग्जाम्पल, ओशियानिक निग्रीटोस. ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्टर इंडिविजुअल्स का सरफेस एरिया टू वेट रेशियो ज्यादा होता है जिससे बॉडी हीट रेडिएशन और कंडक्शन से इजीली डिसिपेट होती है. इट्स लाइक हैविंग मोर स्किन सरफेस टू कूल डाउन. ओके, एंड फॉर हॉट ड्राई एरियाज? सेकंड, स्वेटिंग इन हॉट ड्राई एरियाज. डेजर्ट्स जैसे लो ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में स्वेटिंग इज द मेन मैकेनिज्म. यहाँ इवेपोरेशन सुपर एफिशिएंट होता है. यहाँ एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन. यहाँ के लोगों का ट्रंक लेंथ उनके लिम्स से ज्यादा होता है. इससे वॉल्यूम सरफेस एरिया से ज्यादा होता है. दिस बॉडी शेप प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हॉट ड्राई एयर एंड प्रिवेंट्स रैपिड डिहाइड्रेशन. और हीट एक्लिमेटाइजेशन? थर्ड, अगर कोई ठंडी जगह से गर्म जगह जाए तो शुरू में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है पर सिर्फ 10 दिन में बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है. क्या चेंजेस आते हैं? स्वेटिंग रेट बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट कम होता है और स्वेट में सॉल्ट एक्सक्रीशन कम हो जाता है टू प्रोटेक्ट द बॉडीज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. द बॉडी लर्न्स टू स्वेट मोर बट लूज लेस सॉल्ट. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. ये एडेप्टेशंस एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों अलग-अलग हॉट क्लाइमेट्स में रहने वाले लोगों की बॉडी शेप्स इतनी डिफरेंट हो सकती हैं. इट्स नॉट रैंडम. कंक्लूजन. Body shape and sweating efficiency are two key tools in the human toolkit for surviving heat. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ह्यूमिड हीट में शॉर्टर बॉडी और ड्राई हीट में लॉन्गर ट्रंक. ये उल्टा नहीं लग रहा है? It seems counterintuitive, but it's pure physics. Simple. Humid heat में बॉडी को हीट रेडिएट करनी है जिसके लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए. शॉर्टर वाइडर बॉडी. इट्स लाइक अ रेडिएटर इन अ कार. अच्छा. ड्राई हीट में बॉडी को वाटर कंजर्व करना है और हॉट एयर से बचना है जिसके लिए कम सरफेस एरिया एक्सपोजर, टॉलर, लीनियर बॉडी विद अ लॉन्ग ट्रंक बेटर है. Okay, that makes sense now. One is for radiating heat out, the other is for preventing heat from getting in. So, can all humans acclimatize to heat? Yes, this ability is universal in our species, though people who grew up in hot climates might have a slight head start. It's one of our core survival skills. और स्वेट ग्लैंड्स का नंबर सब पॉपुलेशंस में सेम होता है या आदत से बढ़ जाता है? The number of sweat glands is genetically determined, but how efficient they become at producing sweat can change with acclimatization. So you don't grow more glands, but the ones you have start working better. Got it. So it's about training the glands you have. Exactly. Practice saying this. In humid heat, a high surface area to weight ratio is good for radiation. In dry heat, sweating is key and body shape helps conserve water. Mini recap. In short, body shape adapts differently to humid versus dry heat, one focusing on radiation, the other on managing sweat and dehydration. पर biology अकेले काफी नहीं है, right? Let's talk about the real game changer. Topic name, culture and heat. Broad micro theme. How cultural innovations like housing and clothing are crucial for heat adaptation. हीट से डील करने के लिए सिर्फ बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस काफी नहीं है. In fact, cultural adaptations like housing, clothing, and even our daily routines play a huge role. एकदम सही. Best example. Desert में बेडुइन लोग फुल बॉडी लूज डार्क कलर्ड रोब्स पहनते हैं. पहली बार सुनने में लगता है कि गर्मी में डार्क कपड़े कौन पहनता है. हाँ, राइट. बट ये उन्हें डायरेक्ट सन और हॉट ड्राई एयर से बचाता है. ये एक ब्रिलियंट कल्चरल एडेप्टेशन है. इंट्रोडक्शन. हमारा बिहेवियर और टेक्नोलॉजी हमारे बायोलॉजिकल टूल्स को सप्लीमेंट करते हैं और अक्सर उनसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. बैकग्राउंड. अलग-अलग हॉट क्लाइमेट्स ने कंप्लीटली डिफरेंट इवन ऑपोजिट कल्चरल सॉल्यूशंस को जन्म दिया है. Core logic. Hot dry versus hot humid. Let's compare. In a hot dry climate, like a desert, Houses. Thick walls and minimal openings to keep the scorching hot air out. clothing covers the entire body to protect from sun and prevent dehydration by trapping a layer of cooler air. Diet.
high in water content. Activity, minimal during the hottest part of the day. Siesta culture is a cultural adaptation. Okay, now for a hot, humid climate like coastal areas. Houses, large openings built on stilts to allow maximum air circulation. Clothing, minimal to allow whatever little sweat evaporation is possible and for air to cool the skin. Diet, balanced solids and liquids. Activity can remain higher throughout the day as the temperature is more stable. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये दिखाता है कि सर्वाइवल सॉल्यूशंस हमेशा वन साइज फिट्स ऑल नहीं होते. कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग. Conclusion. Culture provides a flexible and rapid way for us to adapt to the very specific environmental challenges posed by heat. सो डेजर्ट में ज्यादा कपड़े पहनना एक्चुअली कूल रहने में हेल्प करता है. आई एम स्टिल स्टक ऑन दैट. Yes, it creates a microenvironment around the body. The dark color absorbs heat on the outer surface, which creates an air current, a chimney effect that pulls air up and away from the body, while the loose fitting protects the skin. It's genius. एंड इन अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट मिनिमल क्लोथिंग का लॉजिक क्या है? वहाँ air में already इतना moisture है, so you need maximum skin exposure for any evaporation to happen. Plus, it allows any breeze to directly cool the skin. You want to get rid of barriers, not create them. तो बेसिकली इन दोनों क्लाइमेट्स में आराम से रहने का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट है. दैट इज सो इंटरेस्टिंग. One says cover up to protect. The other says expose to release. Fascinating, right? Practice this. Hot, dry cultures use cover for protection. Hot, humid cultures use exposure for dissipation. Mini recap. In short, cultural adaptations for heat are tailored to be opposite for dry versus humid climates. अब एक मॉडर्न मैन-मेड प्रॉब्लम की बात करते हैं. टॉपिक नेम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. Broad micro theme. Understanding why cities get hotter than surrounding rural areas and what we can do about it. ये एक फिनोमेना है जिसमें अर्बन एरियाज यानी शहर अपने आसपास के रूरल एरियाज से काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं. कॉन्क्रीट, एसफेल्ट, पोल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक रनिंग एसीज इसके मेन कारण है. A 2016 study by Columbia University gave a stark warning. उन्होंने कहा कि 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले अर्बन सेंटर्स का टेम्परेचर अगले 60 सालों में 1.8 से 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है. We are literally cooking our cities. इंट्रोडक्शन. ये एक मॉडर्न मैन-मेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है. हमने इसको खुद बनाया है. बैकग्राउंड. जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन अर्बनाइज हो रही है, ये इफेक्ट और स्ट्रांग होता जा रहा है. कोर लॉजिक, द मैकेनिज्म. इट्स क्वाइट सिंपल. बिल्डिंग्स और रोड्स सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और हीट रिटेन करते हैं. हॉट पोल्यूटेड एयर अर्बन एरिया से एडजॉइनिंग कूलर रूरल एरियाज में जाती है. वहां ठंडी होके वापस अर्बन एरिया की तरफ सर्कुलेट हो जाती है. दिस साइकिल ट्रैप्स हीट, क्रिएटिंग एन आइलैंड ऑफ वार्मथ इन द मिडल ऑफ अ कूलर ओशन ऑफ कंट्रीसाइड. रियल वर्ल्ड इंपैक्ट. ये हीट वेव्स को और ज्यादा डेंजरस बनाता है. एनर्जी कंजम्पशन फॉर एसीज बढ़ाता है और हीट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. कंक्लूजन एंड सॉल्यूशंस. इससे फाइट करने के लिए दो मेन सॉल्यूशंस हैं. रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूज एंड अ वेरी कूल सिंपल आइडिया, coating roofs with reflective white paints to reflect sunlight back into space. So, you're telling me that Mumbai or Delhi are hotter than the villages just an hour away simply because they are cities? हाँ, बिल्कुल. The materials we use to build cities are like sponges for heat. Green areas reflect heat, concrete absorbs it. We've replaced natural reflectors with absorbers. और ये reflective paints, how do they work? It sounds too simple. They work just like wearing a white shirt on a sunny day. Instead of absorbing the sun's energy and turning it into heat, they reflect it back. It's a simple but incredibly effective idea that can lower a building's temperature significantly. So this is a problem that we created, but one that we can solve with smarter technology and policy changes. Exactly. It's a hopeful message. We can design cooler, smarter cities. Practice explaining this. The urban heat island effect is when cities get hotter than surrounding areas because buildings and pollution trap heat. Mini recap. In short, cities create their own hot microclimates, but solutions like reflective roofs can help cool them down. चलो अब बॉडी के अंदर चलते हैं. To the microscopic level. Topic name: Physiological mechanisms of thermoregulation. Broad micro theme. How our body's internal chemistry and specialized cells help regulate our core temperature. First up, एक fascinating chemical story. Endothelin and the cold response. हमारे blood vessels में endothelial cells होते हैं. ये cells एक powerful hormone एंडोथिलिन सिक्रीट करते हैं जब बॉडी को कोल्ड रिस्पॉन्स ट्रिगर करना होता है. Mechanism क्या है इसका? एंडोथिलिन ET1 एक रिसेप्टर ETA से बाइंड करके वेजोकंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है. दिस रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द स्किन टू कंजर्व हीट. और ETB रिसेप्टर? सारे एंडोथिलिन्स जब रिसेप्टर ETB से बाइंड करते हैं तो वेजोडाइलेशन करते हैं यानी ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करते हैं. So there are population differences in how this system works? Yes, and they are dramatic. इन्यूइट्स जो एक्सट्रीम कोल्ड में रहते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज में वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होता टू प्रिवेंट फ्रॉस्टबाइट. अच्छा, Africans who evolved in heat have a very strong and long vasoconstriction response. और Europeans और Indians में एक intermediate response होता है, alternate vasoconstriction और vasodilation, जिसे Lewis cycle कहते हैं. Now for the opposite scenario, nitric oxide and the heat response. जब heat stress होता है तो वही endothelial cells एक अलग chemical, nitric oxide synthase enzyme रिलीज करते हैं. Mechanism: nitric oxide एक गैस है, so ये स्मूथ मसल्स में आसानी से डिफ्यूज हो जाती है. वहां ये GTP को CGMP में कन्वर्ट करती है जिससे स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं और वेजोडाइलेशन होता है. This increases blood flow to the skin, helping to release heat. It's the body's way of opening the windows to cool down. This is pure body chemistry at its finest. Now let's talk about something really cool.
फैट सेल टाइप्स। यहाँ 3 मेन प्लेयर्स हैं, ब्राउन फैट सेल, बेज फैट सेल और व्हाइट फैट सेल। ब्राउन एडिपोज टिश्यू या BAT इन्फेंट्स में बहुत होता है, राइट? यस, इसका ब्राउन कलर माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम से आता है। सो व्हाट्स इट्स फंक्शन? व्हाई इज इट ब्राउन? BAT is magical. It produces heat instead of ATP, energy. इसका काम एनर्जी स्टोर करना नहीं, एनर्जी बर्न करके हीट बनाना है। ये इन्फेंट्स के ट्रंक रीजन में होता है टू वार्म देयर क्रूशियल विजरल ऑर्गन्स। ये होता कैसे है? एक स्पेशल प्रोटीन, अनकपलिंग प्रोटीन UCP, ATP सिंथेज को ब्लॉक कर देता है, जिससे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। इट्स अ बायोलॉजिकल फर्नेस। एंड व्हाट अबाउट व्हाइट एडिपोज टिश्यू? दैट्स द वन वी यूजुअली टॉक अबाउट। यस, ये सबक्यूटेनियस फैट है, स्किन के नीचे। इसके 2 मेन काम है। पहला, इंसुलेशन, लाइक अ बिल्ट इन जैकेट। और दूसरा? सरप्राइजिंगली, हीट जनरेशन। कोल्ड इसमें UCP जीन्स को एक्टिवेट कर सकता है, टर्निंग इट मोर बेज और ब्राउन लाइक टू हेल्प जनरेट हीट। Let's bring in a real life ancient example. Let's see. The Iceman. He lived between 3400 3100 BC. His cultural adaptation to cold was absolutely amazing. He was a master of materials. मतलब? उसने अलग-अलग एनिमल स्किन्स को meticulously select करके अपनी क्लोथिंग बनाई थी। Sheep skin for the coat, goat skin for leggings, brown bear fur for a hat, और cow skin for shoes. This wasn't random. This was prehistoric high-tech gear. But his story has a tragic end. उसकी डेथ कैसे हुई? फोरेंसिक एग्जामिनेशन से पता चला कि इट wasn't the cold that got him. उसके लेफ्ट शोल्डर में एक एरो हेड था और उसके सिर पर भी एक फेटल इंजरी थी। He was likely murdered. Wow. And who controls this entire heating and cooling system? The hypothalamus, the body's thermostat. Yes, yes. ये हमारे ब्रेन के बेस में एक छोटा सा एरिया है जो बॉडी का कोर टेम्परेचर रेगुलेट करता है। कोल्ड में? कोल्ड में ये नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शन के लिए। और हीट में? हीट में ये एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करता है स्वेटिंग के लिए। It's the master controller of our internal climate. Practicing this, the hypothalamus acts as the body's thermostat, using hormones to manage heat and cold responses. Mini recap, our body uses a complex system of hormones, special fat cells, and a central thermostat in the brain to maintain its temperature. अब फोकस करते हैं ठंड पर। Topic name: Adaptations to cold. Broad micro theme, how humans, a species that originated in warm climates, survive in the cold, relying heavily on culture. Let's discuss the biological mechanisms first. हम biologically cold के लिए बहुत अच्छी adapted नहीं हैं, but we have some tricks. पहला है vasoconstriction. Body extremities, हाथ और पैर में blood flow कम कर देती है to conserve heat for the vital core organs. दूसरा है Lewis cycles. To prevent frostbite, arteries alternate between constriction and expansion, sending little bursts of warm blood to the extremities. और तीसरा है habituation. With prolonged exposure, the brain learns to weaken the vasoconstriction signals a bit, making the cold feel less intense. पर यहाँ भी population differences in adaptation है, and they are paradoxical. Whole body cooling में Africans are best adapted. उनकी body temperature freezing conditions में भी high रहती है. Inuits are worst adapted. Their core temperature drops faster. And for extremity cooling, like hands and feet, The pattern completely reverses. यहाँ Inuits best adapted हैं. वो highest extremity temperatures maintain करते हैं to prevent frostbite. Africans को frostbite का सबसे ज़्यादा risk होता है. So what's the conclusion here? This is fascinating. Golden extremities involves a trade-off. It means maintaining a high skin temperature to save tissues, even at the cost of losing some core body heat. Inuits' biology prioritizes saving their hands and feet. But the real story of cold survival is cultural adjustments, right? बिल्कुल, बायोलॉजी हमें बस थोड़ा सा टाइम देती है। रियल सर्वाइवल कल्चर से आता है। वुलन क्लोथिंग, स्लोपिंग रूफ्स टू शेड स्नो, फैट रिच डाइट्स, ये सब कल्चर का हिस्सा है। But there can be maladaptive practices too. यस, जैसे मेलेनेशियन स्मोकी फायर्स यूज करते हैं टू स्टे वार्म, जिससे उन्हें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। And the most fascinating part is culture influencing genetics. इनुइट क्लोथिंग इज डिजाइंड टू कीप देयर बॉडी को एक्सट्रीमली वार्म, पर उनके हाथ और चेहरा एक्सपोज रहते हैं। तो ये कल्चरल प्रैक्टिस उनके फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन यानी वैसोडाइलेशन इन एक्सट्रीमिटीज को सपोर्ट करती है। कल्चर ने उनके जीन्स को शेप किया। practicing this in cold adaptation, culture is more important than biology and can even influence genetic expression over time. Mini recap. In short, humans are poor biological adapters to cold, relying primarily on our intelligence and cultural tools for survival. Okay, time for the biggest and maybe most important topic. Topic name: Adaptation to diet. Broad micro theme, how different food sources have shaped human societies, our health, and our very genetics. Let's start at the beginning with hunter-gatherers. Evidence suggests कि हमारे ancestors vegetarian से omnivorous diet की तरफ evolve हुए. But the idea that we were primarily big game hunters is a myth. Meat कभी predominant diet नहीं था. The Kungsan tribes of South Africa are a great modern model. उनकी diet उनकी डाइट predominantly plant origin की है. मीट सिर्फ उनके डेली इंटेक का 1/3 हिस्सा है. अब आते हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े शिफ्ट पर, एग्रीकल्चरलिस्ट एंड पैस्टोरलिस्ट्स। यहाँ डिपेंडेंस कल्टिवेटेड प्लांट्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पर शिफ्ट हो जाती है। यूरेशियन कम्युनिटीज की डाइट्स काफी डाइवर्स और बैलेंस थी। साउथ अमेरिकन कम्युनिटीज की डाइट्स इंफीरियर थी, मेनली पोटैटो बेस्ड, पर चिनोपोडियम और लामा से सप्लीमेंट होती थी। एंड सेंट्रल अमेरिकन कम्युनिटीज जो सिर्फ मेज पर हेविली डिपेंडेंट थे, सबसे वर्स्ट सफरर्स थे। इसका कोई पावरफुल एग्जांपल है? द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ द माया सिविलाइजेशन। उनकी डाइट प्राइमरली मेज बेस्ड थी।
मेज में इंफीरियर प्रोटीन्स और नायासिन विटामिन B3 की कमी होती है, जिससे एक भयानक बीमारी पलेग्रा होती है। वाओ। Their skeletal remains show clear signs of nutritional stress. उनकी population collapse कर गई, possibly due to a combination of crop failure and widespread disease made worse by malnutrition. A civilization brought down by a single nutrient deficiency. अब बात करते हैं हर्डिंग सोसाइटीज की। स्टडी शो कि हर्डिंग एनिमल्स का एनर्जेटिक कॉस्ट इतना हाई है कि कोई भी पॉपुलेशन सिर्फ मीट पर सर्वाइव नहीं कर सकती। सही। इसलिए मोस्ट हर्डिंग सोसाइटीज या तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी करते हैं या ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फेमस ट्रेड बिटवीन पिगमॉइड हंटर्स एंड बांटू एग्रीकल्चरिस्ट्स। ऑल्सो मिल्क वर्सेस मीट में हर्ड्स को मिल्क के लिए यूज करना कहीं ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है देन फॉर मीट। Here's where it gets really interesting on a personal level for many of us. Topic name: लैक्टोज इंटॉलरेंस, अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये दिखाता है कि हर पॉपुलेशन अपने ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट अडेप्टेड होती है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है इसका? जब पोस्ट WW2 यूएस ने फूड शॉर्ट कंट्रीज में डिहाइड्रेटेड मिल्क एज एड भेजा, तो लोगों में भयंकर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो गई। ऐसा क्यों? It turned out that for most of the world's adults, lactase production, the enzyme that digests milk sugar, is genetically switched off after childhood. ये जीन सिर्फ उन सोसाइटीज में एक्टिव रहता है जो ट्रेडिशनली मिल्क यूजर्स हैं। So what's the cultural adaptation here? Fermentation. Cultures that used milk but were intolerant developed ways to break down lactose into digestible forms like yogurt, cheese or paneer. Problems fresh milk से आती हैं। और इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? हाई इंटॉलरेंस नॉन यूजर पॉपुलेशंस में होती है, जैसे ईस्ट एशियंस और यूएस ब्लैक्स। लोएस्ट इंटॉलरेंस नॉर्दर्न यूरेशियन पॉपुलेशंस में है, जो हिस्टोरिकली अनफर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इट्स अ परफेक्ट मैप ऑफ जीन कल्चर कोएवोल्यूशन। चलो अब आते हैं मॉडर्न सोसाइटी पर। ट्रेडिशनल डाइट्स के डिसरप्शन से न्यूट्रिशनल स्ट्रेस बढ़ गया है। अर्बन एरियाज में प्रोटीन कॉस्टलियर हो गया है, जिससे मैरिस्मस और क्वाशियोरकर जैसी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस बढ़ गई हैं। इसके अलावा सेक्युलर ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं। ओवर द लास्ट सेंचुरी बच्चे फास्टर ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर अर्लियर हो रहे हैं और टॉलर एडल्ट्स बन रहे हैं। ये बेटर न्यूट्रिशन और एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से है। एंड द लास्ट बिग कॉन्सेप्ट इन डाइट, ओबेसिटी एंड द थ्रिफ्टी जीनोटाइप। बॉडी वेट्स आर राइजिंग ग्लोबली और इसका रीजन क्लियर नहीं है। द थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस कहती है कि कुछ पॉपुलेशंस, स्पेशली दोज हु फेस्ड पीरियोडिक फैमिन्स, में फैट्स को जल्दी और एफिशिएंटली स्टोर करने की जेनेटिक एंडाउमेंट है ताकि स्कैर्सिटी के टाइम सर्वाइव कर सके। पास्ट में ये एक लाइफ सेविंग एडवांटेज था। जहां कंटिन्यूअस फूड सप्लाई है, वहीं जीन अब ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज लीड करता है। अ क्लासिक एग्जांपल इज द पॉलिनेशियंस। Practicing this, the thrifty genotype hypothesis suggests that a genetic trait for efficient fat storage, once a survival advantage, now contributes to obesity in a world of plenty. Mini recap. In short, our diet has shaped our societies, our health, and even our genes, from the collapse of the Maya to the modern obesity epidemic. Finally, कुछ quick but important supplementary notes. First, global food exchange. एक स्टडी के मुताबिक ग्लोबली 66% फूड आइटम्स और 71% कैलोरी इंटेक फॉरेन ओरिजिन के हैं। इंडिया में इंडिया में 35% फूड आइटम्स यानी 45% ऑफ आवर कैलोरीज फॉरेन ओरिजिन की हैं। आवर प्लेट्स आर ट्रूली ग्लोबल। Next, latest mutation in Plasmodium falciparum. द मलेरिया पैरासाइट स्केल्च जीन ऑन क्रोमोसोम 13 में एक म्यूटेशन हुई है। ये म्यूटेशन यूज प्राइमरी ड्रग ऑटोमेसिनिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती है। दिस इज अ ह्यूज ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। और लास्ट, Zika virus. प्रेग्नेंट वुमेन में इन्फेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, जिससे फीटस में माइक्रोसेफली यानी एन एबनॉर्मली स्मॉल हेड हो सकती है। ये कैसे होता है? वायरस प्लेसेंटा के होफ बावर सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, जिनका डायरेक्ट एक्सेस फीटल ब्लड वेसल्स तक होता है, एक्टिंग लाइक अ ट्रोजन हॉर्स। What a journey, दोस्त। हमने कितना कुछ कवर किया from the top of the Himalayas to the inside of a single cell. लेट्स डू अ फाइनल ग्रैंड रीकैप, ब्रॉड माइक्रो थीम। आज हमने देखा कि कैसे ह्यूमंस ने अलग अलग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, एल्टीट्यूड, हीट, कोल्ड और डाइट से डील करने के लिए बायोलॉजिकल और कल्चरल स्ट्रेटजीज का एक कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल वेब डेवलप किया है। Summary. First, human ecology. हमने समझा कि एडेप्टेशन सिर्फ जेनेटिक नहीं बल्कि कल्चरल भी है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एक्लिमेटाइजेशन टेम्पररी है, एडेप्टेशन परमानेंट। सेकंड, एल्टीट्यूड, हीट एंड कोल्ड। हमने देखा कि बॉडी लो ऑक्सीजन के लिए आरबीसीज बढ़ाती है, हीट के लिए बॉडी शेप और स्वेटिंग यूज करती है, और कोल्ड के लिए प्राइमरीली कल्चरल टूल्स पर डिपेंड करती है, नॉट बायोलॉजी। एंड थर्ड, डाइट। हमने देखा कि अलग अलग फूड सोर्सेज जैसे मेज, मिल्क और मीट ने सोसाइटीज को कैसे शेप किया और मॉडर्न डाइट्स कैसे हमारे एंशिएंट जीन्स के लिए नए चैलेंजेस ला रहे हैं। अब टू मेक श्योर ऑल दिस नॉलेज स्टिक्स, हियर आर सम कंटेंट प्रोब्स फॉर एवरीवन। 1. अपने फ्रेंड को एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन के बीच का डिफरेंस टैनिंग एग्जांपल यूज करके समझाओ। 2. हाई एल्टीट्यूड पर बॉडी के 3 मेन रिस्पॉन्सेज क्या हैं? ट्राई टू लिस्ट देम आउट लाउड। 3. हॉट ड्राई और हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए कल्चरल एडेप्टेशंस कैसे बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक्सप्लेन करो। 4. थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस को अपने वर्ड्स में ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम किसी 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। 5. लैक्टोज इंटॉलरेंस एक जेनेटिक ट्रेट है या कल्चरल या दोनों का मिक्स, सोचो। 6. ऑत्सी द आइसमैन के कपड़े उसके कोल्ड अडेप्टेशन के बारे में क्या बताते हैं? व्हाई वाज इट मोर देन जस्ट क्लोथिंग? एंड नाउ फॉर अ फाइनल चैलेंज। अपने आसपास देखो,
एक कल्चरल एडेप्टेशन आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारी लोकल कम्युनिटी हीट या कोल्ड से डील करने के लिए यूज करती है. इट कुड बी अ टाइप ऑफ फूड, अ पीस ऑफ क्लोथिंग, एन आर्किटेक्चरल डिजाइन और इवन अ डेली रूटीन. और एक अंतिम विचार प्रोवोकेटिव थॉट के साथ क्लोज करते हैं. हमने देखा कि कल्चर जेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे इनुइट्स के केस में. हाँ, थोड़ा सोच लो, आज के डिजिटल एज में हमारी टेक्नोलॉजी जैसे एसीज, हीटर्स और ग्लोबल फूड सप्लाई हमारे फ्यूचर रेवोल्यूशन को किस दिशा में ले जा रही होगी? आर वी स्टॉपिंग आवर रेवोल्यूशन और जस्ट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन? दैट इज एन ऑसम क्वेश्चन टू थिंक अबाउट. इस पर सोचना जरूर. और अगर आज का ये एपिक डीप डाइव पसंद आया तो यू नो द ड्रिल. सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लगा. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर डीप डाइव.